गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साहित्याहास लेखन परंपरा। चलिए, तो साहित्याहास लेखन परंपरा में आज ये कौन सी क्लास होगी, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है ना जी। हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें चल रहा है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। लेखन परंपरा, और हम लोग काल विभाजन कर रहे थे, और काल विभाजन और नामकरण की आज ये अंतिम क्लास होगी। इसके बाद आदिकाल शुरू हो जाएगी। तो ये क्लास संख्या कौन सी है? क्लास संख्या 10 है ये। क्लास संख्या 10 है ये। क्लास संख्या 10। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्याहास लेखन परंपरा देख रहे थे, और क्लास संख्या ये 10 है। हम लोग काल विभाजन कर रहे थे, जिसमें अंत में आप लोग को श्याम सुंदर दास के अनुसार काल विभाजन किए होंगे। श्याम सुंदर दास के बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी के आधार पर किए होंगे, और एक महत्वपूर्ण बच गया था जिसके आधार पर आप लोगों को जानना था, और वो ये था, किसके अनुसार? तो वो था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया काल विभाजन, जो सर्वमान्य है और जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो जानना जरूरी था। उसके बाद हिंदी में प्रथम कवि या प्रथम गद्यकार कौन, किस विद्वान ने किसे माना है, उसको देखना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया काल विभाजन को देखते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा किया गया काल विभाजन हम लोग देखते हैं। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने जो काल विभाजन किया है, वो किस आधार पे किया है और किसका समय सीमा क्या माना है, उसको आज हम लोग समझते हैं। ये क्लास महत्वपूर्ण है सबों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा ने क्या कहा। सबसे पहले इसने आदिकाल माना। किसको माना? आदिकाल। और आदिकाल का ही क्या नाम रखा? वीरगाथा काल। क्या नाम दिया इसको? वीरगाथा काल कहा। आदिकाल का ही एक नाम वीरगाथा काल है। आदिकाल किसने कहा था और वीरगाथा काल किसने कहा था? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और वीरगाथा काल सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल और वीरगाथा काल, अगर इसके समय सीमा की बात करें, अगर विक्रम संवत में देखें, विक्रम संवत में, तो विक्रम संवत में इसका समय सीमा कब से कब तक माना नागरी प्रचारिणी सभा? 1050 से 1375 तक। 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना है। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम ईस्वी सन में निकाल दें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और याद भी हो जाएगा। तो विक्रम संवत से ईस्वी सन निकालने का तरीका क्या है कि 57 वर्ष इसमें माइनस कर दीजिए। अगर विक्रम संवत में 57 वर्ष माइनस करेंगे, यानी घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? ईस्वी सन होगा। चलिए इसमें घटा देते हैं। अर्थात अगर इसमें घटा दें समय सीमा, तो क्या होगा? तो हो जाएगा 993 ईस्वी से कब तक? 993 ईस्वी से कब तक? 1375 में 57 वर्ष घटाएंगे तो 1338 ईस्वी। ये हो गया किसका? आदिकाल का। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा को क्या बोलता है? पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। भक्ति काल, या इसका नाम पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल का समय सीमा माना गया है विक्रम संवत कब से?
तो विक्रम संवत 1375 से कब तक? 1700 तक, 1700 विक्रम संवत तक माना गया है। इसका भी अगर ईस्वी सन निकाल दे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1318 ईस्वी से, 1318 ईस्वी से कब तक? 1643 ईस्वी तक। ये हो जाएगा ईस्वी सन में। दोनों याद रखिए, परीक्षा में कौन पूछ दे किसी को नहीं पता है। अगर ईस्वी में पूछे कि आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है, तो ये हो गया इस विक्रम संवत में, क्योंकि ये सर्वमान्य है। इसमें कोई भी इंतु किंतु परंतु चूंकि अथवा किंतु नहीं है, जो है ये परफेक्ट है। अगर आदिकाल का समय सीमा विक्रम संवत में पूछे तो 10 से 50 से 1375, अगर ईस्वी में पूछे तो 993 से 1338, और भक्ति काल का विक्रम संवत में 1375 से 1700, और ईस्वी में पूछे तो 1318 से 1318 से 1643 होगा ना जी। देखिए बार बार यही होता है, बार बार पढ़ने से अगर कुछ गलतियां हुई तो सुधर जाएगी। ये हो गया। इसके बाद तीसरा का नाम क्या था? रीतिकाल। रीतिकाल, और रीतिकाल का एक नाम और क्या है? रीतिकाल का उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। समय सीमा देखिए तो विक्रम संवत कब से? विक्रम संवत 1700 से, विक्रम संवत 1700 से कब तक? 1900 तक, 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है, इसको भी ईस्वी में निकाल दीजिए। अगर ईस्वी में निकाल दें तो क्या बचेगा? 1643 से 1643 ईस्वी लिख लीजिए। ईस्वी से कब तक? 1843 ईस्वी तक का जो समय था वो रीतिकाल माना गया। दोनों डेट याद रखेंगे, या नहीं एक याद है तो 57 वर्ष याद रखिए कि अगर विक्रम संवत में 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी सन निकल जाएगा। चलिए नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में अगर बात करते हैं तो इसके बाद का जो एक समय माना गया है, इसके बाद देखिए एक नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने जो विभाजन किया है वो अलग अलग थोड़ा किया है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। कहने का मूल मतलब ये है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तो मान लिया, और रीतिकाल अगर माना तो 1843 तक ही माना है। ईस्वी सन में 1843 तक माना है। किसको? 1843 तक माना है उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल को 1843 से। लेकिन आधुनिक काल को अगर देखें तो आधुनिक काल में जो समय पीरियड है, समय पीरियड का मतलब है आधुनिक काल का शुरू जो होता है वो 1857 से माना जाता है। तो 43 से लेके 57 तक, यानी टोटल कितना वर्ष हो गया? 7 इधर और 7 उधर, ये 14 वर्ष का जो पीरियड था वो क्या था? तो एक चीज याद रखिए कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने एक बातें और इसके बारे में कही है। वो बातें क्या है? वो बातें ये है, कहाँ थे हम लोग जी? यहीं थे। वो बातें ये है कि इसने एक काल माना संक्रमण काल, या इसको संक्रांति काल कहा जाता है। इसको संक्रांति काल ही अच्छे से लिखिए तो स्पष्ट रहेगा। संक्रांति काल, संक्रांति काल, संक्रांति काल का समय जो माना गया है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, वो माना गया है 1843 ईस्वी से कब तक? 1857 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी तक ये कहलाता है संक्रांति काल। इसके बाद शुरू होता है आधुनिक काल, यानी कि इसको आप लोग 4 नंबर में ऐड नहीं कर सकते हैं। ये पीरियड जो था वो संक्रांति काल कहलाया। कब से कब तक? 1843 से लेकर 1857 तक। अब इसमें टोटल वर्ष कितना हुआ देख लिए। 7 वर्ष इधर, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये समय जो था ये संक्रांति काल कहलाता है। तो 3 तो इधर हो गया। अब इसके बाद शुरू होता है आधुनिक काल। इसके बाद चौथा क्या होता है शुरू? चौथा होता है आधुनिक काल। अब देखिए यहाँ फिर थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। आधुनिक काल,
अब आधुनिक काल के अंतर्गत जो है वो समय सीमा कब से कब तक माना गया। आधुनिक काल के अंतर्गत पहला जो स्टेप था उसको माना गया भारतेंदु युग या भारतेंदु काल कह सकते हैं। भारतेंदु युग या काल। भारतेंदु युग का समय सीमा नागरिक प्रचारणी सभा कब से कब तक मानती है? 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय था वो भारतेंदु युग कहलाता है। दूसरे नंबर पर आइए, दूसरे नंबर पर अगर देखें तो कहलाता है द्विवेदी युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे महापुरुष क्लास में ऐसे भी हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि द्विवेदी युग किनके नाम पर रखा गया। द्विवेदी युग जो रखा गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पर नहीं। अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो जन्म ही होता है 1907 में, कैसे रखा जाएगा? तो द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग का समय क्या माना गया नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा? ये माना गया 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। थोड़ा आप लोग स्पष्ट रहिए और अच्छे से थोड़ा इसको देखिए। तीसरा जो समय माना गया वो माना गया छायावाद। छायावाद का समय कब से कब तक? तो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। चौथा जो समय माना गया वो माना गया प्रगतिवाद। जो मान रहे हैं उसको मानते चलिए। प्रगतिवाद का जो समय माना गया वो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का जो समय था वो प्रगतिवाद कहलाया। अब इसके बाद अगले पेज में देखते हैं। इतना लिख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। ये साहित्यास लेखन परंपरा की आज 10वीं क्लास है। सोच सकते हैं कि अभी आदिकाल शुरू नहीं हुई है, इससे पहले इतना पढ़ा चुके हैं, 10 क्लास हो चुकी है। और आज सबसे पहले हम लोग नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया काल विभाजन देख रहे हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, बृहद इतिहास 18 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई और उसमें से कितना भाग प्रकाशित हुआ? 16। उस सभी 16 का प्रकाशन वर्ष क्या है और उसके संपादक कौन है, उसका नाम क्या है, वो आप लोग को लिखा चुके हैं। तो उसने जो कालखंड माना है ये सर्वमान्य मत है, विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन ये जो है वो सर्वमान्य है। इसी को आप लोग को भी याद रखना है। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, उसके बाद ये 14 वर्ष का जो पीरियड है इसको संक्रांति काल ये मान लेता है, आप लोग भी मान लीजिए। उसके बाद आधुनिक काल का समय जो मान रहा है, देखिए आधुनिक काल का समय कब से तक मान रहा है? इसको आप लोग ऐसे मान सकते हैं 1800 काय छोड़िएगा 57 ईस्वी से अद्यतन का मतलब आज तक जो है वो आधुनिक काल है। और आधुनिक काल में भी क्या क्या माना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद चौथा हो गया। पांचवा में लिखिए प्रयोगवाद। नंबर 5 प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद का समय कब से कब तक? प्रयोगवाद का समय माना है 1943 ईस्वी। 1 सेकेंड, 36 से 43 ठीक है। प्रयोगवाद का समय माना है 1943 ईस्वी से लेके 1952 ईस्वी तक का जो समय माना है वो प्रयोगवाद के बाद नंबर 6 में लिख लीजिए नई कविता का जो समय माना गया है वो 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। 1960 ईस्वी तक का जो समय है वो कहलाता है नई कविता। नई कविता के बाद नंबर 7 में लिख लीजिए साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी अर्थात 60 के बाद 60 धन उत्तरी, साठोत्तरी कविता। तो साठोत्तरी कविता का जो समय माना गया है वो माना गया है 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक। 1960 से 1990
ईस्वी तक का जो समय है वो साठोत्तरी कविता कहलाई। साठोत्तरी कविता के बाद नंबर 8 में लिख लीजिए समकालीन कविता। समकालीन कविता का मतलब हुआ कि वर्तमान में जो विद्वान हैं या वर्तमान में जो रचनाएं हो रही है। तो सिर्फ साठोत्तरी कविता, ये समकालीन कविता ही नहीं लिखी जा रही है, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी, सभी चीज़ें लिखी जा रही है समकालीन में। तो समकालीन कविता, इसका समय सीमा कब से है? तो इसका समय सीमा है 1990 से 1990 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। 2000 ईस्वी तक का जो समय है वो कहलाता है समकालीन कविता। और एक विभाजन और लिखिए, नंबर 9 और लास्ट, शायद आप लोग को नहीं पता है तो पता कर लीजिए। यह कहलाता है अद्यतन कविता। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अद्यतन कविता। अद्यतन कविता, इसका समय सीमा मान सकते हैं कि 2000 ईस्वी से 2000 ईस्वी से लगातार, मतलब आज तक, आज भी जो रचनाएं हुई वो इसी में आएगी। ये विभाजन है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो विभाजन किया गया है, काशी द्वारा जो विभाजन किया गया है वो ये है, और ये सर्वमान्य है। इसमें आप लोग कोई इंतु किंतु परंतु नहीं लगाएंगे। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, उसके बाद संक्रांति काल और आधुनिक काल का फिर ये कितने भागों में बांटा है? 4 और इधर 5, 9 खंडों में आधुनिक काल को बांटा है। और ये विभाजन था आधुनिक काल के तक, यानी आज तक का जो सर्वमान्य मत है। तो इसके बाद की अगर बात करें, ये कचनार कहाँ से आ गया जी? हाँ, इसके बाद की अगर बात करें तो इसके बाद हम लोग आज देख लेते हैं सबसे पहले कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। बहुत आलोचना होती है या बहुत विवाद का एक विषय है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, किस विद्वान ने किसे माना है। परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विभाजन तो समाप्त हुआ। नागरी प्रचारणी सभा काशी एक रह गया था और ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मुझे बताना पड़ा, और इसमें से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन है। एक टॉपिक डालिए, हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने किसे माना है, ये जरूर याद रखिए। ऐसे जब हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन से पहले जब ऐतिहासिक पुस्तकों की समीक्षा कर रहे थे तो उस समय आपको हम बताते भी चले थे कि किस विद्वान ने अपने किस पुस्तक में किनको हिंदी का प्रथम कवि माना, या अगर किसी ने इसका उल्लेख किया है जो क्लास 1, 2, 3, 4 है उसमें आप लोग देख सकते हैं, साहित्यास लेखन में आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुक्ल बाबा की ही बात करते हैं। तो शुक्ल बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं मुंज या भोज को। किसको मानते हैं? मुंज या भोज को ये मानते हैं। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, उस पुस्तक में ये स्वीकार भी किया है कि हिंदी के प्रथम कवि मुंज या भोज हैं। दूसरे विद्वान शिव सिंह सेंगर को देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर हिंदी के प्रथम कवि किसे मानते हैं? ये मानते हैं पुष्य को। इनके अनुसार पुष्य पुंड सब एक ही हैं, पता नहीं क्या समस्या इनको थी। पुष्य पुंड, एक पुंड्र का भी ये बात किए हैं, पुष्य पुंड्र पुंड्र, ये तीनों को एक ही मानते हैं। कौन? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? पुष्य को। शुक्ल बाबा किसे मानते हैं? मुंजिया
भोज को। तीसरे विद्वान की बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये महापुरुष किसे मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि? ये मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को या अद्दहमान को। अब्दुल रहमान या इसी का एक नाम था अद्दहमान, अद्दहमान इसी को कहा गया है। तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? ये मानते हैं मुंज को। ये भी किसे मान रहे हैं? मुंज को ही ये हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गुलेरी जी के बाद हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा की। इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी ना, देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। अब समय आ गया है हम लोग को कि स्वयंभू अब्दुल रहमान पुष्पदंत मुंज को पढ़ने का। इस क्लास के बाद हम वहीं पहुंचेंगे, इन्हीं लोगों का जीवन चरित्र का स्मरण करेंगे। चलिए नंबर 6, राम कुमार वर्मा के बाद डॉक्टर बच्चन सिंह को भी देख लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी के प्रथम कवि विद्यापति को मानते हैं। इनका एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया की बात करते हैं। अलग दुनिया की बात ये भी कर रहे हैं और राम कुमार वर्मा जी भी हिंदी में इनकी बात कर रहे हैं। अगर समय सीमा को देखा जाती तो बहुत बाद में आए थे जी। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हुए? मुंज या भोज हुए। शिव सिंह सेंगर पुष्य को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज को मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं। और भी देखते हैं, 6 हो गए। अगर 7वें नंबर की बात करें कि गणपति चंद्रगुप्त किसे मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ये प्रभु किसे मान रहे हैं हिंदी का प्रथम कवि? तो ये महापुरुष हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी को ये हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको? शालिभद्र सूरी को। नंबर 8, राहुल सांकृत्यायन को देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं सरहपा को। किसको मानते हैं? सरहपा को। अब रही बात आप लोगों की, विद्वानों का तो मैं बता दिया हूं, विद्वानों का हम बता चुके हैं कि कौन से विद्वान किसे मानते हैं। आप लोग किसे मानते हैं अपने आप को? देखिए सरहपा ही सर्वमान्य मत है, यही सर्वमान्य है। अगर आप लोग से पूछ ले कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप लोग उत्तर क्या देंगे? सरहपा ही देंगे। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। हर विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत क्या है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो ये सरहपा है। स्पष्ट है? ये सर्वमान्य मत है, थोड़ा इसको याद रखेंगे। ये हो गए हिंदी के प्रथम कवि विद्वानों के अनुसार। कुछ बातों पर चर्चा हम आज और करेंगे, इसके पश्चात ही आप लोगों को आज हम छोड़ेंगे और कल से आदिकाल शुरू करेंगे। मान लीजिए अगर प्रश्न ये आप लोगों से पूछा जाए कि
हिंदी के प्रथम या ऐसे कर लीजिए, हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? हिंदी की प्रथम कवयित्री। अगर प्रश्न ऐसा रहे कि हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है, तो हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई को मानिएगा। देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अलवार और नैनार, इसी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक महिला थी, तो वो हिंदी की प्रथम कवयित्री नहीं मानी जाएगी कि उनकी कोई भी, अगर वो कविता की है तो उनकी कोई भी सामग्री वर्तमान में उपलब्ध नहीं है उनके द्वारा। तो हिंदी के प्रथम कवयित्री आप किसे मानेंगे? मीराबाई को मानेंगे। किसे मानेंगे? मीराबाई को। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। चलिए, आकर दूसरी बात, हिंदी के अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, हिंदी के प्रथम महाकवि अगर इसकी बात आ जाए तो तुलसीदास। किसको मानेंगे? हिंदी के प्रथम महाकवि। तो प्रथम महाकवि हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये बताइए कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि की अगर बात करें कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो ये हरिऔध हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? हरिऔध। ठीक है। और इसी प्रश्न को थोड़ा सा और लीजिए कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो हो जाएंगे अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध हैं और खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। कल से हम लोग इनके और प्रस्थान करेंगे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। अगले पेज पे देखते हैं, तो लिखिए, हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये बताइए कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? आधुनिक खड़ी बोली के आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। एक प्रश्न का उत्तर और आप लोग दीजिए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है? हिंदी की प्रथम रचना। अगर हिंदी की प्रथम रचना की बात करें कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है, तो वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये देवसेन की रचना है। किसकी रचना का है ये? देवसेन की। और इसका समय क्या था? समय था 933 ईस्वी। इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है, अर्थात जैन धर्म से संबंधित ये पुस्तक है। श्रावकाचार्य को हम लोग जब आदिकाल की ओर चलेंगे तो इसके बारे में वहां पे चर्चा कर लेंगे। तो ये हो गई
बातें इन सबों के बारे में। आज की क्लास जो थी वो महत्वपूर्ण रही भी, क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हम लोग काल विभाजन को सबसे पहले देखे, और इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो सर्वमान्य है। इसमें कोई भी इंतु किंतु परंतु आप लोग ना, विद्वानों के अनुसार समय अलग हो सकता है, लेकिन सर्वमान्य मत यही है। और आज तक आप लोग को हम बताए हैं कि आज का समय पीरियड कौन सा चल रहा है, तो हम लोग अद्यतन काल में हैं, ठीक है, अद्यतन कविता में। इसके बाद हिंदी के प्रथम कवि की बात कर लिए कि शुक्ल बाबा किसे मानते हैं, राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार मुंज हैं, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हैं, गुलेरी जी के अनुसार मुंज हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, बच्चन सिंह विद्यापति को, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को, और राहुल सांकृत्यायन सरापा को। और यही सर्वमान्य मत है, सरापा ही हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, प्रथम कवि हैं। हिंदी के की प्रथम कवित्री कौन है? मीराबाई हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध, और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। इसके बाद आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक, और हिंदी की प्रथम रचना सर्वका चार है, देवसेन की 1933 ईस्वी में, ठीक है। तो आज की क्लास में साहित्यास लेखन परंपरा समाप्त हो चुकी है। अगले क्लास में हम कल सबसे पहले आदिकाल शुरू करेंगे। आदिकाल का नाम किस विद्वान ने क्या दिया है, और आदिकाल का समय सीमा किस विद्वान ने किसे माना है। उसके बाद आदिकाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। आदिकाल के नामकरण का जो विश्लेषण किया गया, मिश्र बंधुओं के द्वारा जो नाम प्रदान किया गया, और उसके बाद आदिकाल का जो बंटवारा किया गया है, आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है, आदिकाल की जो काव्य धाराएं हैं, वहाँ का जो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक परिस्थिति है, उनकी चर्चा करने के बाद हम लोग आदिकाल की काव्य धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो आदिकाल की क्लास कल से शुरू होगी, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।